नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 1 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लक्ष्य पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. Recently, India placed Brazil's Amazonia 1 satellite and 18 others in orbit. Consider the following statements regarding Polar satellite launch vehicle, which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। तो दोस्तों न्यूज आया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कल को मतलब संडे को ब्राजील का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है एमेजोनिया 1 ये लॉन्च किया है। इसके साथ साथ 18 और अदर सैटेलाइट्स थे जिसमें से 5 इंडिया के थे और यूएसए के 13 थे। कहां से लॉन्च हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। अब देखो दोस्तों ये जो लॉन्च हुआ है पीएसएलवी के थ्रू, पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको आईएसआरओ के वर्क हॉर्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा काम करके देते हैं पीएसएलवी। कई सारे मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पीएसएलवी के थ्रू, इसलिए इसको आईएसआरओ का वर्क हॉर्स बोलते हैं। इसका मैक्सिमम रेंज है पेलोड लेने का 1750 किलो। इतना वेट ये लेके जा सकते हैं। पेलोड का मतलब वही होता है दोस्तों, देखो पेलोड मतलब एयरक्राफ्ट में, मिसाइल्स में, रॉकेट में वगैरह जितने एडिशनल वेट लेके जाते हैं ना इसको पेलोड बोलते हैं। ठीक है। अब पीएसएलवी का मैक्सिमम कितना है? 1750 किलो। एंड ये 600 किलोमीटर आल्टीट्यूड तक को लो अर्थ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें सैटेलाइट्स को पहुंच जाते हैं। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में कुछ और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट यह है 94 से 2017 के पीरियड देखेगा तो पीएसएलवी ने 48 इंडियन सैटेलाइट्स और 209 सैटेलाइट्स फॉर कस्टमर्स फ्रॉम अब्रॉड लॉन्च किए हैं। तो आप देख सकते हो इंडियन से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स भी पीएसएलवी ने ज्यादा लॉन्च किया है। ठीक है। अब देखो इसके अलावा 2 स्पेसक्राफ्ट कौन कौन सा? चंद्रयान 1 2008 में, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट 2013 में पीएसएलवी के थ्रू भेजा है। अब एक सेकंड जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 5 टन है, मतलब 5000 किलो। ठीक है। लोअर ऑर्बिट में भी पहुंच जाते हैं तो इसका 5000 किलो। तो आप देख सकते हो पीएसएलवी एंड जीएसएलवी का डिफरेंस जो है, पीएसएलवी 1750 किलो है एंड जीएसएलवी जो है 5000 किलो तक लेके जा सकता है। अब हमारे स्टेटमेंट्स देखिए। PSLV earned its title workhorse of ISRO। बिल्कुल सही है। PSLV is capable of placing up to 5 tons in low earth orbits। ये दोस्तों PSLV नहीं है, GSLV की बात हो रही है। अगर PSLV होता तो 1750 होता। ठीक है, किलो। तीसरा क्या है? PSLV has launched more foreign satellites than Indian satellites since its inception। तो 94 से इंसेप्शन है, तो तब से अगर अब तक का डेटा 2017 का डेटा मैंने आपको बता दिया, 48 इंडियन सैटेलाइट्स एंड 209 फॉरेन सैटेलाइट्स थे। तो अभी के भी डेटा देखोगे ना, फॉरेन सैटेलाइट्स पीएसएलवी के थ्रू ज्यादा भेजा है, तो ये भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली मध्य प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीनल लॉ in order to give punishment to food adulterers in states. Consider the following statements regarding food adulteration which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। तो दोस्तों न्यूज आया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया लॉ अप्रूव किया है जिसका नाम है पीनल लॉ। मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल है। ये बेसिकली फूड अडल्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये बिल इज अप्रूव्ड इन ऑर्डर टू गिव लाइफ इंप्रिजनमेंट टू फूड अडल्ट्रेस। अगर कोई फूड अडल्ट्रेशन करते हुए पकड़ा गया तो इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है। ये इस बिल में मेजर पॉइंट है। अब देखो दोस्तों फूड अडल्ट्रेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लीगल टर्म व्हिच इज यूज्ड व्हेन ए फूड प्रोडक्ट फेल्स टू मीट एनी ऑफ द लीगल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटीज। इंडिया में फूड स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करते हैं FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जितने भी फूड आइटम्स मार्केट से खरीदते हो ना, इसमें FSSAI का सर्टिफिकेशन रहता है। ठीक है। अब ये फूड अडल्ट्रेशन का बेसिक डेफिनेशन इनके हिसाब से ये है, कोई भी फूड अगर कोई भी लीगल स्टैंडर्ड्स जो अथॉरिटीज ने प्रिस्क्राइब किया उसको मीट नहीं कर रहा तो इसको फूड अडल्ट्रेशन माना जाएगा। अब देखो फूड अडल्ट्रेशन जिसको हिंदी में मिलावट बोलते हैं, ये करते कैसा है? इट कैन बी डन बाय एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू द फूड आइटम सो एज टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड। तो बेसिकली मिलावट है दोस्तों, कोई और आइटम ऐड करते हैं जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं रहेगा, और कोई केमिकल्स या ऐसे कुछ आइटम्स ऐड करेगा उसको क्वांटिटी टू बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होगा? क्वालिटी नीचे हो जाएगा, तो क्वालिटी कम होगा। ये हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं है। फूड अडल्ट्रेशन एक सबसे बड़ा क्राइम मैं बोलूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे को खिलाते हैं, हमारे घर वाले को, बूढ़े
लोगों को खिलाते हैं, इन सबको प्रॉब्लम हो सकता है जितने भी मार्केट से फूड जो मिलते हैं उसमें अगर मिलावट होने से। अब देखो, लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फूड इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेगुलेट करते हैं लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मिनिस्ट्री हैड लेड डाउन एक लॉ भी है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1954 का एक पार्लियामेंट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, विच प्रोवाइड्स प्योर एंड होलसम फूड्स टू सिटीजन। ये एक्ट 1986 में अमेंड भी किया था। अमेंडमेंट से फूड अडल्ट्रेशन जो करेगा उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के बारे में, ये 2006 में पास हुआ था। अंडर दिस एक्ट FSSAI प्रपोज टू इंक्लूड न्यू सेक्शन टू क्रैक डाउन ऑन फूड अडल्ट्रेशन। तो बेसिकली ये एक कहता है, अगर फूड अडल्ट्रेशन किसी ने किया और किसी का डेथ भी हो गया, ठीक है, देन देयर शैल बी पनिशमेंट फॉर द अडल्ट्रेस फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 7 years। तो 7 मिनिमम पनिशमेंट है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब वही होता है दोस्तों, उसको पूरे जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। कोई ये समझता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 साल है, 21 साल है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उसको पूरे, उसकी ज़िंदगी जितना बचा है वो पूरे लाइफ उसको जेल में ही रखना पड़ेगा। वो बात अलग है, 14 साल के बाद एक रिव्यू होता है, अगर वो सही तरह से चला, बिहेव किया तो उसको छोड़ भी सकता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। पर वैसे लीगल टर्म है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने सुना किसी को सजा दिया करके, इसका मतलब ये होता है उसका जितनी लाइफ, मरने तक उसको जेल में ही रखना है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट 1 क्या है, इट्स ए लीगल टर्म विच इज यूज व्हेन ए फूड प्रोडक्ट फेल्स टू मीट, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका बेसिक डेफिनेशन है। सेकंड क्या है, लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फूड इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखते हैं। If the adulteration is done which results in death or any other serious injury to person, punishment can be up to life imprisonment। ये मैंने आपको अभी भी बताया, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट लोकेटेड इन गोवा स्टेट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B रत्नगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों रत्नगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में है। बाकी कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवन स्टेट में है। अब देखो दोस्तों, ये न्यूज़ में था क्योंकि गोवा में कुछ फॉरेस्ट लैंड क्लियर करने का अनुमति सेंटर ने दिया है। ये न्यूज़ एक्चुअली सुबह हर्षित सर ने कवर किया था। 140 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड क्लियर करने का कुछ रेलवे का डबल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है गोवा में, तो इसके लिए सेंटर ने अनुमति दे दिया। कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, काफ़ी दिन से ये न्यूज़ में है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क, ये एरिया जो है ये अफेक्ट हो रहा है डबल ट्रैकिंग में, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में इस तरह न्यूज़ जब आता है कोई एरिया से, उधर के सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आपके 1 मार्क बचाने में काम आएगा। अब देखो दोस्तों, गोवा के मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सा है। आपको इधर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी दिख रहा है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर दिख रहा है, मोलम नेशनल पार्क इधर दिख रहा है, दूधसागर फॉल्स है, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इधर आता है, ठीक है, नेत्रावली इस मैप में है ही नहीं। अब रिवर्स कौन कौन सा देखो, चपोरा रिवर, मंडोवी रिवर, मंडोवी का एक जगह भी है उधर, जुआरी रिवर, साल रिवर, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। गोवा का ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न घट्स है, वेस्टर्न घट्स को इस एरिया में सह्याद्री बोलते हैं। महाराष्ट्र गोवन रीजन में वेस्टर्न घट्स का दूसरा नाम है सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और बीचेस कौन कौन से, सिंक्योरिंग बीच, बहुत सारे बीचेस है वैसे, बोकमालो बीच वगैरह बहुत फेमस है, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स है या ज्योग्राफिकल एरियाज है। तो आंसर इज ऑप्शन बी रत्नगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल बैम्बू मिशन विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों नेशनल बैम्बू मिशन थोड़ा पुराना मिशन है जो 2006-7 में शुरू हुआ था, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों आया था, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया, नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग एंड इन्वेस्ट इंडिया करके एक एजेंसी ने नेशनल बैम्बू मिशन के साथ एसोसिएट करके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया था, जिसका टॉपिक था अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया, इसलिए न्यूज में आया था। अब नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में देखो दोस्तों, इट वॉज इंप्लीमेंटेड एज ए सब स्कीम अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये जो नेशनल मिशन के अंडर
एक सब स्कीम बना के शुरू हुआ था नेशनल बैम्बू मिशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2006-7 में शुरू हुआ था। अब देखो दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको CSSS बोलते हैं, ये है क्या दोस्तों? ध्यान दीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब वो स्कीम्स होता है जिसको स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसकी जो फंड शेयरिंग है ये सेंटर एंड स्टेट्स मिलकर करते हैं। कभी सेंटर 50 स्टेट्स 50, कभी सेंटर 60 स्टेट्स 40, कभी सेंटर 70 स्टेट्स 30, इस तरह शेयरिंग होता है। अब ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड होता है उसको कितना शेयर करना है। अब देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के जैसा और एक स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। वो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होता है दोस्तों जिसमें सेंटर 100% फंडिंग करता है, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ये 2017 में अमेंड किया था गवर्नमेंट ने, किस लिए? बैम्बू जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अनुसार कैटेगरी ऑफ ट्रीज में आता था, तो इसको काटने के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता था। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट में ट्रीज है उसको काटना है तो अथॉरिटीज का परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए 2017 में पार्लियामेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया और इसको कैटेगरी ऑफ ट्री से निकाल दिया। अब देखो, एनीवन कैन अंडरटेक कल्टीवेशन एंड बिजनेस इन बैम्बू एंड इट्स प्रोडक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ ए फेलिंग ट्रांसमिट परमिशन, ठीक है। इसको गिराना है तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं। इस तरह बैम्बू कल्टीवेशन या बैम्बू इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। पहला क्या है, नेशनल बैम्बू मिशन वाज इंप्लीमेंटेड एज ए सब स्कीम अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल सही। इसमें और एक चीज याद आ रहा है मुझे, हॉर्टिकल्चर जैसे बहुत सारे कल्चर है, जैसे सेरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है जो फ्लावर से रिलेटेड है। अब मुझे बताइए सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड क्या है, नेशनल बैम्बू मिशन इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल सही। एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बैम्बू हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्रीज, बिल्कुल सही। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। Question number 5. Recently, United Nations Alliance of Civilizations was in news. Consider the following statements regarding UNAOC. Which are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले समझते हैं यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है क्या। अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस एम्स टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस अमंग नेशंस एंड पीपल अक्रॉस कल्चर एंड रिलीजन। दोस्तों, हम सबको पता है दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, एक देश को दूसरे देश के रिलीजन पसंद नहीं है, कल्चर पसंद नहीं है, इसलिए आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं। कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक एजेंसी बनाया अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस करके। ये क्या करता है, इट एम्स टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस अमंग नेशंस एंड पीपल अक्रॉस कल्चर एंड रिलीजन। एक देश को दूसरे देश के कल्चर के बारे में, रिलीजन्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी ब्यूटी के बारे में अच्छी तरह समझाना और इन दोनों के रिलेशंस को बढ़ाना। ऐसे ही दुनिया का शांति और समाधान जारी रखने के लिए इस तरह एक अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था। अब देखो, ये 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था, इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ स्पेन एंड टर्की। तो स्पेन गवर्नमेंट एंड टर्की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था ये जो अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही था दोनों, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही ये सब बात हुआ था। इनिशिएटिव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन जोस लुइस रोड्रिगस ज़ापाटेरो। ये तब के प्राइम मिनिस्टर थे, अब का नहीं है। 15th जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2005 में ये काम हुआ था। इट वाज को स्पॉन्सर्ड बाय द टर्किश प्राइम मिनिस्टर रेजेप ताइप एर्दोगन। तो एर्दोगन साहब तो अब टर्की का क्या है, प्रेसिडेंट है, तब वो टर्की के प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस इन्होंने इनिशिएटिव लिए थे। तो स्पेन एंड टर्की, ये याद रखिएगा। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलिए। पहला तो बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल सही। सेकंड क्या है जो गलत है, इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना लिखा है, गलत है दोस्तों, स्पेन एंड टर्की होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेन एंड टर्की। दोस्तों, ये क्वेश्चन से मुझे दूसरा एक क्वेश्चन याद आ रहा है। आपको इधर नजर आ रहा है स्पेन एंड टर्की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन तो बना दिया। इस तरह और एक अलायंस है, एक इंटरनेशनल अलायंस जो इंडिया और फ्रांस ने इनिशिएटिव लेके बनाया था। वो कौन सा ऐसा अलायंस है? इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन जी, इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग या इनिशिएटिव लेके एक इंटरनेशनल अलायंस बनाया था। वो कौन सा है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, ऑप्शन है 1 ओनली। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज शेयर्स नेम विद अदर सिटीज आउटसाइड इंडिया? आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। लखनऊ, पटना, दिल्ली, इंदौर यूनाइटेड स्टेट्स में सिटीज है इसी नाम पर, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड कोच्चि इज इन जापान। बैंक ऑफ कोच्चि करके आपने सुना होगा, बहुत फेमस बैंक है,
ठीक है, ये जापान में भी है। वैसे कोची केरला में भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों लेक्चर के पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदे हो रहा है तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ को बढ़ाना है हमें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ 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 लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा। अब जितना लाइक एंड कमेंट करेंगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।